हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर में आप लोगों का बहुत वेलकम है फ्रेंड। और मैं हूं रूही और आज मैं आप लोगों के लिए जो चैप्टर लेकर के आई हूं वो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का। जब भी हम लोग ह्यूमन हेल्थ की बात करते हैं फ्रेंड, तो उसमें हमारे इम्यून सिस्टम का रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए फ्रेंड, आप लोगों को पता है कि भी जो मेरा चैनल है इस पर मैं टीजीटी पीजीटी के बायोलॉजी की एंड साइंस के जो है प्रिपरेशन करा रही हूँ। तो वो चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, आपका केवीएस हो, एनवीएस है, यूपी का टीजीटी पीजीटी हो, एलटी ग्रेड हो, या तो फिर DSSB का नेचुरल साइंस हो, ओके वॉट एवर जो भी आपका साइंस एंड बायोलॉजी से रिलेटेड आपका एग्ज़ाम है उसकी तैयारी आप मेरे चैनल पर आकर के कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे और बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं। आप लोग जब देखते होंगे मेरा वीडियो तो आप लोगों को खुद इस चीज़ के बारे में पता चलता होगा कि क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे लिए गए हैं जो भी सोर्स है। देखिए फ्रेंड्स, अब वो टाइम नहीं है कि बिल्कुल एकदम इजी से बिल्कुल वन लाइनर वाले क्वेश्चंस आते थे। वैसे क्वेश्चंस अब एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, बहुत ही कम 1-2% के क्वेश्चंस वैसे रहते हैं। अब कंपटीशन इतना ज़्यादा हाई हो गया, इतना टफ हो गया है और कि हमें जो चीज़ें हैं वो बहुत ही प्लान्ड वे में करनी रहती हैं और स्टैंडर्ड चीज़ों से पढ़ना होता है, स्टैंडर्ड सोर्स और स्टैंडर्ड मटेरियल से पढ़ना होता है। ओके, तो यहाँ पे जो कुछ भी है वो आप लोगों के लिए ही बनाया हुआ है, आप लोगों के लिए ही, क्योंकि मैं खुद इस फील्ड में 10 ईयर्स से हूँ और पढ़ा रही हूँ और ये सारे एग्ज़ाम्स के बारे में मुझे पता है, इसलिए मैंने क्वेश्चंस भी वैसे ही लिए हैं जो कि एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं। और फ्रेंड, एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि जितने भी लोग मेरे चैनल पर हैं उनको बहुत थैंक यू, और जितने भी लोग मेरे चैनल देख रहे हैं, सब्सक्रिप्शन अभी नहीं लिया हुआ है तो आप उसको प्लीज़ ले लीजिए, जिससे कि आपको ही आसानी होगी। आपको जितने भी वीडियोस हैं बहुत ईजिली आप देख सकेंगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो सब्सक्रिप्शन रहेगा तो नोटिफिकेशन भी आपके पास आ जाएगा और आप लोग उसको अपने हिसाब से अपने टाइम के अकॉर्डिंग उसको देख सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट कर देते हैं। जो पहला क्वेश्चन है ये है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग provides non-specific pathogen defense for the body। ऑप्शन ए है T cells, B cells, C है phagocytes एंड D है stem cells। तो सबसे पहले फ्रेंड मैं अगर बात करूं तो देखिए यहाँ पे नॉन स्पेसिफिक पैथोजन डिफेंस के बारे में बात किया गया है। देखिए हमारे जो बॉडी होती है उसमें स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक दो टाइप की इम्यूनिटी भी होती है, आपको पता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसका आंसर बताती हूँ, फिर आपको डिस्कशन करूँगी मैं। तो देखिए जो यहाँ पे 1 है इसका हमारे पास सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, ये जो यहाँ पे फैगोसाइट्स हैं ये हमारी बॉडी के लिए नॉन स्पेसिफिक टाइप का डिफेंस सिस्टम बनाती हैं। ओके, नाउ अब हम लोग बात करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जब भी हम इम्यूनिटी पढ़ेंगे तो इम्यूनिटी में आप लोग डिफेंस मैकेनिज्म जानते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो देखिए एक तो यहाँ पे हमारे पास, मैं यहीं पे चीज़ें आपको क्लियर कर रही हूँ सबसे पहले। तो देखिए एक तो हमारे पास नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म होती है, नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म, नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म होगी। ओके, और यहाँ पे इसको हम लोग और क्या कह सकते हैं, ये हमारे पास इन्नेट होती है, यानी कि जन्म से ही होती है। जब बच्चा पैदा होता है तो वो अपने साथ ये इम्यूनिटी ले करके आता है, इसीलिए हम इसको इनबॉर्न भी कह सकते हैं कि ये यहाँ पे पैदा होने के साथ से ही रहती है। तो यहाँ पे हम लोग इसका नाम लिख देते हैं इन्नेट या फिर इनबॉर्न। ओके, ये भी आपको पता चल गया। तो देखिए ये जो इन्नेट या इनबॉर्न होती है इसका क्या मतलब होता है। देखिए जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है वो नॉन स्पेसिफिक टाइप की है, इसमें कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है। ओके, लेकिन ये बॉडी को जब बचपन से ही, यानी कि बर्थ के टाइम से ही डिफेंस देती है। ओके, ये बॉडी के अंदर, बच्चे की बॉडी के अंदर भी ये क्षमता होती है, ये ताकत होती है कि वो बीमारियों से, रोगों से लड़ सकता है। देखिए बच्चे क्या करते हैं, खेलते रहते हैं, कभी ग्राउंड पे ज़मीन पे भी खेलते हैं, कभी मिट्टी से भी खेलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं वही ऐसे होते हैं जिनमें कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ वीकनेस होती है, जो बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं। अदरवाइज़ बच्चों के जो इम्यूनिटी होती है बहुत अच्छी होती है, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी होती है। तो देखिए यहाँ पे देखिए, अब हम जब भी इस टाइप की इम्यूनिटी की बात करेंगे तो सबसे पहले अब हम बैरियर्स की बात करने जा रहे हैं। तो पहला तो आपका आता है बॉडी में फिजिकल बैरियर। ओके, फिजिकल बैरियर आप लोग प्लीज़ नोट डाउन करते रहिएगा। ये है यहाँ पे फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में क्या चीज़ें आएंगी, इसमें आएगी हमारी जो स्किन है। ओके,
आपको पता है हमारी पूरी बॉडी पे स्किन है, हमारी पूरी बॉडी स्किन से कवर्ड है। और स्किन पे अगर हम देखें अपने हाथ पे, पैरों पे, तो जनरली आपको हेयर भी मिलते हैं। तो होता क्या है कि ये हमारी डिफेंस सिस्टम में, जो नॉन स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम है, उसके लिए मेन बैरियर होती है। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जितनी भी आपकी डर्ट होती है, माइक्रोब्स होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, उनकी एंट्री को रोकती है, उनकी एंट्री को रोकने का प्रयास करती है। ओके, उसके बाद अब देखिए, अब जब भी हम लोग सांस लेते हैं या रेस्पिरेशन करते हैं, तो होता क्या है, जो भी धूल के कण हैं या फिर जो एयर में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो क्या होते हैं, हमारी सांस से हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो मैंने स्किन बता दिया। नाउ अब जो मैं दूसरा बताने जा रही हूँ, ये क्या होती है, म्यूकस की कोटिंग होती है। ओके, ये है म्यूकस कोटिंग। तो ये जो म्यूकस कोटिंग क्या करेगी और कहाँ पर होती है, ये म्यूकस कोटिंग होती है, ये आपकी ये जो रेस्पिरेटरी लाइनिंग होती है, रेस्पिरेटरी लाइनिंग। ओके, रेस्पिरेटरी लाइनिंग, इसमें आपको मिलेगी। रेस्पिरेटरी लाइनिंग में जो एपिथीलियम होती है, एपिथीलियम। ओके, तो रेस्पिरेटरी लाइनिंग की जो एपिथीलियम है, ये क्या होंगी, ये म्यूकस से कोटेड होती हैं, इस पर म्यूकस की लेयर लगी होती है। दूसरा क्या है आपका, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ओके, नेक्स्ट मैं लिखने जा रही हूँ, आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा। और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ओके, ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो गया। और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल के ट्रैक्ट के साथ ही एक और होगा आपका यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। ओके, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, ये जो दोनों ट्रैक्ट हैं, तो यहाँ पे मैंने क्या क्या बताया आपको, रेस्पिरेटरी बता दिया, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट है, और आपका यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट्स है। ये भी जो ट्रैक्ट्स होते हैं, रास्ते होते हैं इसके, वो क्या होते हैं, वो माइक्रोब्स को ट्रैप करने का काम करते हैं और हमारी बॉडी के अंदर जाने से रोकते हैं। नाउ अब यहाँ पे हमारे पास जो नोज़ होती है, यानी कि जो नेज़ल पैसेज होता है, उसमें क्या होते हैं, नेज़ल हेयर होते हैं। तो जब हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं हमारी नोज़ या नाक के थ्रू, तो क्या होता है, ये डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेता है, वहाँ पे पकड़ लेते हैं। वहाँ पे म्यूकस भी होता है हमारी नाक के अंदर, और जो है आपका जो हेयर होता है वो भी होता है। तो ये सारी जो मिल करके क्या करते हैं, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप कर लेते हैं। नाउ और यहाँ पे सीलिया भी पाए जाते हैं, नेज़ल ट्रैक्ट में क्या होते हैं, सीलिया भी पाए जाते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पकड़ने के लिए, कैच करने के लिए, मारने के लिए, ये नेचुरली हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, यानी कि ये गॉड ने हमारी बॉडी में कर रखी हैं। नाउ दूसरा, अब हमारे पास पहला बैरियर था फिजिकल बैरियर। दूसरे बैरियर की अगर हम बात करेंगे, तो ये है फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। तो अब देखिए, जो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स हैं उनके बारे में। फिजियोलॉजिकल बैरियर, नाउ फिजियोलॉजिकल बैरियर जो हैं, इसमें क्या क्या होगा, देखिए अब हमारी बॉडी में क्या है, हमारी बॉडी में ऑयल एंड स्वेट होता है। ओके, ऑयल है और स्वेट। तो आपको पता है, ये ऑयल और स्वेट जो होता है वो कहाँ से सिक्रीट होता है, जो ऑयल होता है वो आपका सीबेशियस ग्लैंड से सिक्रीट होता है, सीबेशियस ग्लैंड। देखिए बहुत लोगों की स्किन बहुत ऑयली होती है, और इवन उनका फेस वगैरह, नोज़ है, ये पूरा जो स्किन रहता है बहुत ज़्यादा ऑयल आता है फेस पे। तो एक्चुअली होता क्या है, जो सीबेशियस ग्लैंड्स होती हैं वो ऑयल को सिक्रीट करती हैं, और इस वजह से वो लोग, ऑयली फेस की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स भी होती हैं। बहुत से लोगों को पिंपल्स हैं, और या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है फेस की, सब होती रहती है। तो यहाँ पे देखिए, और जो स्वेट है वो क्या है, स्वेट ग्लैंड से स्वेट निकलता है। तो ये जो है फ्रेंड, आपका जो ऑयल और स्वेट है, जो कि सेबेसियस ग्लैंड से और स्वेट ग्लैंड से सिक्रीट होता है, इसमें फैटी एसिड्स और लैक्टिक एसिड होते हैं। ओके, तो इसमें फैटी एसिड्स और लैक्टिक एसिड्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ये जो स्किन का सरफेस होता है उसको एसिडिक बना देते हैं, स्किन के सरफेस को ये एसिडिक बना देते हैं। और जो पीएच होती है वो 3 to 5 पीएच मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो है ये जो पीएच है, इस पे एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल एक्टिविटी होती है। ओके, यानी ये एंटी लगा हुआ है ना, तो एंटी बैक्टीरियल है ये, और एंटी फंगल है, यानी कि ये रोकता है बैक्टीरियल एक्टिविटी को और फंगस की एक्टिविटी को। और जो सलाइवा है उसमें कौन सा एंजाइम होता है, सलाइवा में हमारे लाइसोजाइम एंजाइम होता है। तो सलाइवा भी है फिजियोलॉजिकल बैरियर में। ओके, लाइसोजाइम एंजाइम होता है सलाइवा में, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है।
और जो हमारे आंसू या टीयर्स होते हैं इसमें हल्का सा ये सलाइन या फिर आप कहते हैं ना सॉल्टी होता है, ये हल्का स्लाइटली सलाइन फ्लूइड होता है। सभी लोग अपनी लाइफ में रोए होंगे, एक बार नहीं कई बार रोए होंगे, और रोते रोते वो जो टीयर होता है वो माउथ में चला भी जाता है। कभी कभी तो आपने टेस्ट भी किया होगा कि वो सलाइन होता है या नमकीन होता है ना। ये लैक्राइमल ग्लैंड से सिक्रीट होता है। हमारे आंसू कहाँ से सिक्रीट होते हैं? लैक्राइमल ग्लैंड से। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या होते हैं? लाइसोजाइम होते हैं जो आई में इन्फेक्शन को प्रिवेंट करते हैं ना। उसके बाद हमारा जो बाइल होता है यानी कि जो पित्त होता है, ठीक है, जो बाइल है, तो बाइल में हमारे जो एल्कलाइन होता है ये, और इसकी जो पीएच होती है कितनी होती है? ये पीएच 8 पे वर्क करता है। ओके, तो बाइल की पीएच आपको पता चल गई यहाँ पे कि पीएच 8 पे वर्क करता है। और ये जो बाइल है इसका सिक्रीशन कहाँ से होता है? लिवर से होता है। और ये जो है ये जितने भी फॉरेन बैक्टीरिया हैं यानी एंटीजेंस हैं, पार्टिकल्स हैं, सबको क्या करता है? सबको रोकता है, उन सबकी ग्रोथ को होने से रोकता है। और ये जो है आपको पता है कि ये जो बाइल है ये हमारी बॉडी में फैट के डाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो जो अब उसके बाद क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है जो गैस्ट्रिक जूस होता है। गैस्ट्रिक जूस आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा हाईली एसिडिक होता है और बहुत ही एसिडिक पीएच होती है इसकी। तो ये जो गैस्ट्रिक जूस है इसकी एसिडिटी, ओके, इसकी जो एसिडिटी होती है ये क्या करती है? ये बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमारी बॉडी में इंटर करने के लिए या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में इंटर करने से रोकती है। ओके, उसके बाद मैं एक और बता रही हूँ आपको, सेरुमेन होता है। सेरुमेन क्या होता है? वो हमारी जो ईयर होते हैं उसमें वैक्स होते हैं। ओके, इसको ईयर वैक्स कहते हैं। ये जो सेरुमेन है ईयर वैक्स से ये ब्राउनिश सिक्रीशन होता है और ये सेरेमिनस ग्लैंड से होता है। और कहाँ पर होता है? इसको कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस। ये एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस से होता है। ऑडिटरी कैनॉल या ऑडिटरी मीटस कहते हैं, ऑडिटरी मीटस से होता है। फ्रेंड, मीटस, व्हाट इज़ द मीटस? ये क्वेश्चन केवीएस में आया हुआ था कि मीटस वर्ड किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, और वहाँ पे उसके ऑप्शंस दिए हुए थे, तो कैनाल वहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया था। ओके, कि एक मार्ग या पैसेज के लिए मीटस यूज़ होता है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं फ्रेंड। उसके बाद जो कुछ बैक्टीरिया या लैक्टोबैक्टीरिया होते हैं वो नॉर्मली विमेन की विजाइना में होते हैं, और लैक्टिक एसिड होता है जो फॉरेन बैक्टीरिया को किल करता है और लो पीएच पे मेंटेन होता है। ओके, अब मैं थर्ड नंबर पे बताऊंगी आपको सेलुलर बैरियर। तो यहीं पे मैं आपको बताने जा रही हूँ थर्ड नंबर पे सेलुलर बैरियर। अब ये सेलुलर बैरियर क्या है? ओके, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिए जो सेलुलर बैरियर होते हैं इसमें क्या होते हैं? कुछ टाइप के ल्यूकोसाइट्स होते हैं, जैसे वाइट बीसीज, आप लोग जानते हैं WBCs जो होती हैं वो क्या होती हैं? वो जो है आपकी पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स भी कही जाती हैं, PMNL जिनको कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं नाम लिख देती हूँ, PMNL, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। और आपका पास है न्यूट्रोफिल्स। ओके, न्यूट्रोफिल्स आपको पता चल गई। एंड मोनोसाइट्स हैं। ओके, मोनोसाइट्स आपको पता चल गई। एंड नेचुरल किलर, ओके, जिसको हम लोग NK सेल्स भी कहते हैं। ये जो नेचुरल किलर होती हैं ये क्या होती हैं? ये भी लिम्फोसाइट की टाइप होती हैं और ये ब्लड और माइक्रोफेजेस में होती हैं। एंड ये क्या करती हैं? ये जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, और उनको क्या करते हैं? उनको खा लेती हैं या इनगल्फ कर लेती हैं, सफाई करती हैं। मैक्रोफेजेस बहुत बड़ी साइज़ की होती हैं तो इनको बिग ईटर्स भी कहते हैं, और ये लार्ज फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं। नाउ अब यहाँ पे जो है देखिए ये जो है ये अगेन अब इसमें जो है सेलुलर बैरियर्स में भी मैंने बताया कि न्यूट्रोफिल्स होती हैं और मोनोसाइट्स होती हैं। देन आपका नेक्स्ट आएगा, उसके बाद ये मैंने थर्ड बता दिया। नेक्स्ट आपका आएगा साइटोकाइन बैरियर। ओके, साइटोकाइन बैरियर आएगा, ये फोर्थ नंबर पे है। तो साइटोकाइन बैरियर में क्या होगा इसको भी देख लीजिए यहीं पे। नाउ साइटोकाइन बैरियर जो है ये क्या होता है? जितनी भी वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं, फ्रेंड ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और मैं आपको बता दे रही हूँ, ये जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं वो एक प्रोटीन का सिक्रीशन करती हैं। इस प्रोटीन को क्या कहते हैं? ये जो प्रोटीन होती है ये होती है इंटरफेरॉन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये जो साइटोकाइन बैरियर होता है इसके अंडर हम लोग इसकी स्टडी करते हैं। जो वायरस से इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं ये प्रोटीन का सिक्रीशन करती हैं, इनको हम लोग इंटरफेरॉन करते हैं। और ये क्या करती हैं? ये
प्रोटेक्ट करती हैं नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को कि आगे इनमें वायरल का इन्फेक्शन ना हो सके। ओके, नाउ कोरोना एक वायरस है जिसकी बॉडी में ये वायरस चला गया है, या कोई भी वायरस किसी की बॉडी में अगर जाता है तो आपको क्या लगता है कौन सी प्रोटीन सिक्रीट होगी? ये इंटरफेरॉन का रोल यहाँ पर आएगा। ओके, तो नाउ जो फीवर है उसमें तो अब देखिए बहुत से लोगों को वैक्सीन्स लग रही हैं, देन उसके बाद फीवर आ रहा है, यानी कि वायरस जा रहा है अगर वैक्सीन के थ्रू तो वो सही वर्क कर रहा है, मतलब फीवर आना इज़ अ गुड सिम्टम। तो अगर आपकी बॉडी में फीवर ना आए, अगर आपको किसी वायरस का इन्फेक्शन हो जाए और फीवर ही ना आए, कोई सिम्टम ही ना आए, तो फिर आपकी बॉडी पे क्या असर पड़ेगा? सोचिए, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी बॉडी के अंदर कोई वायरस है या कोई भी इन्फेक्शन है, और आपकी बॉडी अंदर ही अंदर पूरी ख़राब हो जाएगी। लेकिन जब फीवर आता है तो आपको पता चल जाता है कि कुछ हुआ है हमारी बॉडी में, तभी हमें फीवर आया है, तो हमें इसका इलाज करना चाहिए, ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो नाउ ये जो फीवर होता है क्यों होता है? ये जो है कुछ टॉक्सिन्स जो पैथोजन होते हैं वो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं। टॉक्सिन क्या होते हैं? जहरीले पदार्थ होते हैं। ओके, तो ये प्रोड्यूस करते हैं, और कुछ प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं जिनको पायरोजन कहते हैं। पायरोजन क्या होती है? फीवर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस होते हैं। ओके, और इनको इंटरल्यूकिन, और जो इंटरल्यूकिन होती हैं ये किससे रिलीज़ होती हैं? माइक्रोफेजेस से। तो जो मैक्रोफेजेस होती हैं वो क्या रिलीज़ करती हैं? माइक्रोफेज। अगर कोई पूछे कि एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आएगा कि इंटरल्यूकिन कहाँ से रिलीज़ होता है, सिक्रीट होता है, तो आप क्या बताएंगे कि जो इंटरल्यूकिन है वो मैक्रोफेजेस उसे सिक्रीट करती हैं। नाउ तो अब साइटोकाइन बैरियर्स में और भी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपकी नेचुरल किलर सेल्स हैं, देन जिसको हम लोग NK सेल्स भी कहते हैं, और फिर कॉम्पिटेंट सिस्टम है। ओके, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है। तो यहाँ पे ये आपका तो मैंने बता दिया जो आपकी इननेट या इनबॉर्न होती है। नाउ एक्वायर्ड में हम लोग क्या करते हैं? एक्वायर्ड हम लोगों के पास जन्म से नहीं होती है। एक्वायर्ड या फिर स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म जो होता है, स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म, मैं इसको SDM कह रही हूँ, आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। एक्वायर्ड है यानी कि इसको हम लोग ले रहे हैं, अर्जित कर रहे हैं, एडॉप्ट कर रहे हैं। तो ये जो इम्यूनिटी होती है ये क्या होती है? जब भी कोई भी इन्फेक्शन होता है माइक्रोब का हमारी बॉडी पे, उसके अगेंस्ट ये काम करती है। और इसमें क्या होता है? एक स्पेसिफिसिटी होती है, यानी कि हर पैथोजन के लिए अलग अलग, किसी मान लीजिए कभी किसी को कोल्ड हो गया, कभी किसी को टिटनेस हो गया, कभी किसी को बॉटुलिज्म हो गया, या कोई भी आपका चेचक हो गया, कोई भी बीमारी हुई, तो हर बीमारी के लिए अलग अलग जो है ये पैथोजन इसमें काम करेंगे। और ये जो होती है आपकी, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ या डाइवर्स टाइप ऑफ पैथोजन के लिए जो है अलग अलग टॉक्सिन्स और मॉलिक्यूल्स को रिलीज़ करते हैं इसमें। और इसमें सेल्फ, और वेरी इंपॉर्टेंट है कि इस टाइप की इम्यूनिटी में सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में सेल पहचान जाती है। ओके, कि कौन सा हमारी बॉडी का है और कौन सा बॉडी का नहीं है। तो इसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं नॉन सेल्फ यानी जो फॉरेन है, और जो बॉडी का खुद का यानी सेल्फ सेल को और मॉलिक्यूल्स को, और केवल जो फॉरेन या नॉन सेल्फ मटेरियल होते हैं वही अटैक किए जाते हैं। नाउ मेमोरी होती है इसमें। अगर एक बार किसी की बॉडी में चेचक या स्मॉल पॉक्स हो गई तो फिर क्या होगा? उसके लिए मेमोरी बन जाती है कि हाँ ये जो हमारे पास पैथोजन है या वायरस है जिससे कि हुआ है। ओके, तो जो आपकी सिस्टम होती है, इम्यून सिस्टम, वो उसको लर्न कर लेती है और उसके अगेंस्ट फिर आगे वर्क करती है। तो चलिए अब हम लोग आगे पढ़ लेते हैं। आगे हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसका जो है पैगोसाइट मैंने कर लिया। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग 4 वेज थ्रू विच एड्स कैन स्प्रेड। इसमें से जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से कोई एक ऑप्शन चूज़ करना है जिससे कि एड्स का स्प्रेड हो सकता है। ए, इन्फेक्टेड नीडल्स एंड सिरिंज, बी, थ्रू मॉस्किटो बाइट्स, एंड सी है लुकिंग आफ्टर एड्स पेशेंट, एंड डी, शेकिंग हैंड्स, कफिंग, स्नीजिंग, हगिंग। तो यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड, हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो आप सभी को पता है फ्रेंड, ये अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका पता है कि इन्फेक्टेड नीडल या फिर जब सिरिंज हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, तो कोई भी इन्फेक्टेड नीडल या फिर सिरिंज का जब यूज़ करेंगे तो क्या होगा? एड्स का स्प्रेड हो जाएगा। और बाकी देखिए मॉस्किटो के काटने से तो एड्स होता नहीं है, तो मॉस्किटो बाइट से एड्स नहीं फैलेगा। और जो अगर हम लोग किसी भी एड्स के पेशेंट की देखभाल करते हैं तो भी एड्स नहीं होगा। ओके, तो देखभाल भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं किसी को हो गई अगर ये बीमारी तो उसको बिल्कुल किनारे घर के कोने में डाल दिया जाए और उससे बातचीत ना की जाए।
तो ऐसे ही मर जाएंगे ऐसे लोग। तो नाउ जो डी है वो क्या है, शेकिंग हैंड्स की, हैंड्स में लाने से, कफिंग से, यानी खांसी भी अगर उसको आ रही है, उसके आप आसपास चले गए, स्नीजिंग, हगिंग, तो इन सब से नहीं होता है। नाउ थर्ड हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, when an organ is transplanted and is rejected by the body, the lymphocytes are produced by। तो नाउ अब यहाँ पे आपका जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन है उस पर बात की गई है कि जब भी किसी भी ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है तो और जो बॉडी होती है वो उसको रिजेक्ट कर देती है, उस बॉडी से जो है हमारी बॉडी से वो रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो जो लिम्फोसाइट्स होती हैं वो कौन सी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस होती हैं। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, बी एनके सेल्स, एंड सी सप्रेसर टी सेल्स, एंड डी है आपके पास बी सेल्स। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो देख लेते हैं और थोड़ा सा बात भी कर लेते हैं इसके बारे में। तो पहले तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे ए हो जाएगा, जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। ओके, अच्छा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं, तो लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, ये करेक्ट हो जाएगा ना। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए इसमें होता क्या है कि इसमें जो है आपका सबसे पहले तो ये कुछ टाइप्स इसके होते हैं, ये भी हम समझ लेते हैं। जैसे कि ऑटोग्राफ्ट होता है, तो ऑटोग्राफ्ट में क्या होता है, देखिए ऑटोग्राफ्टिंग का क्या मतलब है। ऑटोग्राफ्ट में होता ये है फ्रेंड कि जब भी कोई भी टिश्यू किसी भी एक एरिया से या किसी भी दूसरे एरिया में किसी सेम इंडिविजुअल में ग्राफ्टिंग कर दी जाती है तो इसमें रिजेक्शन नहीं होता है। इसको जो है स्किन की ग्राफ्टिंग में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि लोग जैसे लोग सर्जरी कराते हैं, तो सर्जरी में क्या होता है, मान लीजिए किसी का फेस जल गया या कट हो गया और उसको सही करना चाहता है, तो डॉक्टर क्या करेंगे, बॉडी के किसी और पार्ट से स्किन या टिश्यू निकाल के, मान लीजिए थाइस से, यानी जो पार्ट नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो वहाँ से लेग से क्या करेंगे, वो स्किन निकाल करके या फिर टिश्यू निकाल करके उसको फेस पे लगा देंगे, तो इसमें कोई भी रिजेक्शन नहीं होगा। और दूसरा एक होता है आपका आइसोग्राफ्ट। तो आइसोग्राफ्ट में क्या होता है, दूसरे टाइप की जो ग्राफ्टिंग होती है उसको क्या कहते हैं, ये जितने भी मैं ग्राफ्ट बता रही हूँ फ्रेंड, ये सारे ट्रांसप्लांट के टाइप्स हैं। ओके, तो दूसरे नंबर जैसे कि आइसोग्राफ्ट है, इसमें क्या होता है, जो दो जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल होते हैं, जैसे कि आइडेंटिकल ट्विंस, ठीक है, बहुत सारे आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, तो इनमें हो सकता है, इसमें कभी भी रिजेक्शन की प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ अब जो होगा थर्ड नंबर पे मैं बताना चाहती हूँ एलोग्राफ्ट। तो देखिए जो एलोग्राफ्ट है आपका, नाउ एलोग्राफ्ट में क्या होगा, एलो मतलब किसी दूसरे का, तो कोई भी टिश्यू एक इंडिविजुअल से या एक पर्सन से किसी दूसरे जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल में, एक ही स्पीशीज़ के हों लेकिन दोनों, ठीक है, उसमें ट्रांसफ़र किए जाएंगे तो क्या होगा, एलोग्राफ्ट कहलाएगा। अब जीनोग्राफ्ट क्या होगा, जीनोग्राफ्ट है नंबर 4 पे। जीनोग्राफ्ट में क्या होगा, देखिए जीनोग्राफ्ट जो होता है वो क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो इंडिविजुअल होते हैं डिफरेंट स्पीशीज़ के, जैसे कि पिग है, ठीक है, और ह्यूमन, दो अलग अलग स्पीशीज़ हैं, दो अलग अलग इंडिविजुअल हैं, तो पिग से कोई चीज़ ह्यूमन में डाली गई, ओके, तो ये क्या होता है, ये हमेशा रिजेक्ट होगा और हमेशा रिजेक्ट किया जाता है, और इम्यूनो कॉम्पिटेंट रिसिपिएंट जो होते हैं वो कहलाते हैं, और इस तरीके से इसको रिजेक्ट कर देते हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैंने 4 टाइप के ग्राफ्ट्स बता दिए हैं फ्रेंड, और जो इसमें होता क्या है, ये जो ग्राफ्ट होता है इसमें टिश्यू की मैचिंग कराई जाती है, ब्लड ग्रुप की मैचिंग, ये एसेंशियल होता है, ओके। और यहाँ पे जो बॉडी होती है वो सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में डिफरेंशिएट कर सकती है, और जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है ये डोनर और रेसिपिएंट के जो होती है बॉडी, उसके में जो ल्यूकोसाइट एंटीजन होते हैं, इनको ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन या HLA कहा जाता है, ओके। और HLA जीन्स होते हैं, उनका यूज़ होता है, उनसे कोड किए जाते हैं, और कुछ प्रोटीन्स होती हैं जिनको हम लोग एलो एंटीजेंस कहते हैं, ओके। तो HLA प्रोटीन जो होती है वो डोनर पे की जो सेल्स होती हैं और जो रेसिपिएंट की सेल्स होती हैं, दोनों के लिए डिफरेंट होती हैं। तो यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे आपका मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, इसको हम लोग MHC कहते हैं, उसका भी रोल होता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में आती हैं।
तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं फोर्थ वाला क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, इम्यूनो डिफिशियंसी मेक्स अ पर्सन हाईली ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन। इट इज़ कॉज्ड बाई ए लैक ऑफ बी सेल्स, बी लैक ऑफ टी सेल्स, सी लैक ऑफ बोथ बी एंड टी सेल्स एंड डी नन ऑफ दी अबव। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारे पास जो फोर्थ है उसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो सी हो जाएगा। कि कह रहे हैं इम्यूनो डिफिशियंसी, ओके, मतलब इम्यूनिटी नहीं है या कम है, इम्यूनो डिफिशियंसी है अगर कोई पर्सन, तो वो इन्फेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब उसको चांस होता है कि इसको कोई भी इन्फेक्शन जल्दी से हो जाएगा। कहते हैं ना, तुम्हारी इम्यूनिटी वीक है, आपकी इम्यूनिटी बहुत वीक है, आपको इन्फेक्शन हो जाएगा बहुत जल्दी। आपको हेल्दी फूड खाना चाहिए, आपको वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह खाना चाहिए जिससे कि आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो। तो ये सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी और ये सच भी है, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है कि इसमें बी और टी सेल्स दोनों ही आपकी नहीं होती हैं। तो देखिए यहाँ पे जो फ्रेंड जो बी सेल होती हैं, ठीक है, वो आप, और जो टी सेल्स होती हैं उसके बारे में है कि अगर आपके बॉडी में ये दोनों नहीं है तो फिर क्या होगा, इसका मतलब कि आपकी इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा वीक है, दोनों ही लैक है। तो चलिए आगे मैं बात करती हूँ फ्रेंड। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। विच IG इज़ प्रोड्यूस्ड इन द प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, और विच एंटीबॉडी इज़ फर्स्ट टू बी रिलीज्ड इनटू द ब्लड फॉलोइंग एन इन्फेक्शन। ओके, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जब प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के अगेंस्ट कौन सी एंटीबॉडी रिलीज होती है। पहले तो या तो ये बताना है आपको, या तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सी आपकी जो एंटीबॉडी है वो सबसे पहले ब्लड में रिलीज़ होगी जब कोई इन्फेक्शन होगा। यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो है ए का IgA, बी है IgE, सी है IgG एंड डी है IgM। तो देखिए सबसे पहले आंसर बताएंगे, उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे। तो फिफ्थ का हमारे पास जो डी है यानी IgM, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो नाउ अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो एंटीबॉडीज़ होती हैं उनके बारे में, इनको हम लोग क्या कहते हैं, इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स भी कहते हैं। ओके, तो लाइक यहाँ पे इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स, तो ये इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स हैं फ्रेंड। आई फॉर इम्यूनो, यहाँ पे देखिए लिखा है आई फॉर इम्यूनो और जी फॉर ग्लोब्यूलिन्स। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमारे पास कितने टाइप की इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स हैं, देखिए IgG, IgM, ओके। नाउ IgA ये हो गई आपकी, और यहाँ पे IgD एंड IgE, ओके, एंड IgE होगी। तो यहाँ पे हमारे पास अभी कितनी है, यहाँ पे हमारे पास अभी जो है 5 हैं हमारे पास। तो यहाँ पे जिसमें IgA वो जो होती हैं फ्रेंड, वो क्या कहलाती हैं, वो सिक्रीटरी इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स कहलाती हैं। ओके, यहाँ पे बता देती हूँ, जो IgA है, IgA को सिक्रीटरी इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स कहते हैं। इम्यूनोग्लोब्यूलिन कहते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पे जो IgM है, M से याद रखिएगा, IgM को मैक्रो कहते हैं, मैक्रो यानी बड़ा इम्यूनोग्लोब्यूलिन, ओके। तो यहाँ पे दो चीज़ आपको पता चल गई कि आपके पास जो IgM है ये मैक्रो इम्यूनोग्लोब्यूलिन है और IgA है सेक्रेटरी इम्यूनोग्लोब्यूलिन। तो देखिए जो IgG है, अब यहाँ पे सबके मैं बारे में बता दे रही हूँ, जो नोट डाउन करते रहिएगा। जो IgG है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट है, सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली है, मोस्ट अबंडेंट है। और कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, ये आपकी ब्लड में पाई जाती है, लिम्फ में पाई जाती है एंड इंटेस्टाइन में पाई जाती है। ओके, ब्लड, लिम्फ एंड इंटेस्टाइन, इन सब में पाई जाती हैं। और ये जो एंटीबॉडी है वो सेकेंडरी रिस्पॉन्स में रिलीज़ होती है, प्रीडोमिनेंटली सेकेंडरी रिस्पॉन्स में ये आती है। और ये ही एक ऐसी एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है और न्यूबॉर्न बेबी में पाई जाती है। ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट, ये जो एंटीबॉडी है आपकी यानी IgG,
आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं IgG गो, ओके, कि ये जाती है IgG गो। तो ये क्या करती है, ये प्लेसेंटा, आपको पता है कि जो एम्ब्रियो होता है वो प्लेसेंटा से जुड़ा होता है, तो ये प्लेसेंटा को के थ्रू न्यू बॉर्न में आती है। तो ये न्यू बॉर्न बेबी में पाई जाती है, जो बच्चा पैदा होता है उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, न्यू बॉर्न बेबी में पाई जाती है। और ये आपके प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है और क्या करती है, ऑप्सोनाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्सोनाइज करती है, मतलब फैगोसाइटोसिस को इन्हांस करती है। फैगोसाइटोसिस बताया था ना मैंने कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भक्षण करना या फिर इसको खा लेना, फैगोसाइटोसिस इसको बढ़ाती है। तो देखिए कितनी सारी चीज़ें पता चली हैं आपको यहाँ पे नाउ। और मैं अब आपको IgA बताती हूँ। IgA मैंने बताया ही है पहले कि ये सिक्रेटरी इम्यूनोग्लोब्यूलिन होती हैं, और ये क्या होती है, सबसे ज़्यादा हेवी, ये हेवीएस्ट होती है, सबसे ज़्यादा भारी होती है ये, ओके, हेवीएस्ट होती है, हेवीएस्ट एंटीबॉडी है। और ये जो बॉडी सिक्रीशंस होते हैं, जैसे कि आपका सलाइवा है, सिक्रीशन है, टीयर्स है, आंसू, ओके, उसमें पाई जाती है। और ये क्या करती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैचमेंट को प्रिवेंट करती है, रोकती है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई अटैच ना हो, बॉडी में आए ना। और ये मदर्स मिल्क में, वेरी इंपॉर्टेंट, ये कहाँ कहाँ पे, मदर्स मिल्क एंड जो कोलोस्ट्रम इसको कहते हैं, ओके, पहला जो मदर का मिल्क होता है बेबी के लिए, लाइट येलो कलर का, ये क्या कहलाता है, कोलोस्ट्रम में, ठीक है, कोलोस्ट्रम कहलाता है, इसमें अवेलेबल होती हैं। और ये जो आपकी फीसेस होती हैं, ओके, फीसेस यानी जो आपका स्टूल पास होता है, वेस्ट मटेरियल, उसमें भी आपकी एक्सक्रीट होती हैं। और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कॉप्रो एंटीबॉडी, ओके, इसको क्या क्या कहते हैं, कॉप्रो एंटीबॉडी भी कहते हैं, कॉप्रो एंटीबॉडी। कितना अच्छा पॉइंट है फ्रेंड, देखिए नाउ। अब आपका जो IgM है, ये क्या होती हैं, लार्जेस्ट होती हैं, लार्जेस्ट, और सबसे पहले फर्स्टली इन्फेक्शन की साइट पर पहुंचती हैं, ओके, जैसे ही आपका कोई इन्फेक्शन ब्लड में आता है वो तुरंत पहुंचती हैं साइट ऑफ इन्फेक्शन पे, सबसे ज़्यादा पहुंचती हैं। और सबसे पहले यानी प्राइमरी रिस्पांस में ये आपकी रिलीज़ होती है। तो सबसे पहले जब कोई भी इन्फेक्शन होता है, प्राइमरी रिस्पांस में ये प्रोड्यूस होती है। और ये इसको क्या कहते हैं, ये फीटस में भी बहुत ही जल्दी सिंथेसाइज होती है। और जब भी एग्लूटिनेशन होता है सब ब्लड वगैरह में, तो उसमें भी ये आपके पाई जाती हैं, और ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकती हैं। नाउ अब यहाँ पे देखिए, इसको नेचुरल एंटीबॉडी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नेचुरल एंटीबॉडी, नेचुरल एंटीबॉडी, इसे नेचुरल एंटीबॉडी भी कहा जाता है। नाउ अब देखिए जो IgD है, ये क्या है, ये इसका जो है, जो फंक्शन है वो बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है, और एंटीजन रिसेप्टर की तरह काम करती है, लेकिन ये B सेल के सरफेस पर होती है और सीरम में होती है, और ये B सेल को एक्टिवेट्स करती हैं। और जो IgE होती हैं वो सबसे कम पाई जाती हैं। IgE जो है वो लीस्ट होती हैं, लीस्ट मतलब सबसे कम, लीस्ट अबंडेंट होती हैं, सबसे कम मात्रा में पाई जाती हैं। और ये इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी, जब भी आपकी एलर्जिक रिएक्शन होता है, देखिए E है तो E से आप, वैसे तो एलर्जी में A से स्पेलिंग होती है, बट EA आप ऐसे कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। तो ये एलर्जिक रिएक्शन में ये रिलीज़ होती हैं, ओके, जब भी किसी को एलर्जी या हाइपर सेंसिटिविटी जिसको कहते हैं होगी तो। नाउ अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास T सेल्स। सारे क्वेश्चंस फ्रेंड बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। आप लोग सारे क्वेश्चंस जो है बहुत अच्छे से देखिएगा, समझिएगा और लर्न कर लीजिएगा। एग्ज़ाम में अगर आएगा तो कुछ भी आपका इसमें से एक भी मिस नहीं होगा, सारे पॉइंट्स आपको, सारे मार्क्स मिलेंगे इसके। T सेल्स आर लिम्फोसाइट्स विच प्रोड्यूस सेलुलर इम्यूनिटी, दीज आर डेवलप्ड फ्रॉम। बहुत अच्छा है कि जो T सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, T सेल्स ये लिम्फोसाइट्स होती हैं और ये सेलुलर इम्यूनिटी प्रोड्यूस होती हैं। और ये कहाँ डेवलप्ड होती हैं, A थाइमस, B लीवर, C स्प्लीन एंड D एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल। तो ये इजी है, आप लोगों को पता भी होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो 6 का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो थाइमस हो जाएगा, यानी A, कि थाइमस में ही मैच्योर होती हैं या डेवलप होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 7th वाला, इंपॉर्टेंट है, BCG वैक्सीन। वैक्सीन के फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं और कहाँ पे यूज़ होती है ये भी। तो यहाँ पे देखिए
यहाँ पे हमारे पास जो सेवन्थ है, BCG वैक्सीन इज़ यूज्ड अगेंस्ट, BCG वैक्सीन किसके लिए यूज्ड होती है? A TB, B लेप्रोसी, C फूड पॉइजनिंग एंड D है आपका नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे हमारे पास जो BCG की वैक्सीन है फ्रेंड, वो सबको पता है कि ये TB के लिए यूज़ होती है। BCG का टीका TB से बचाव करता है। AIDS is caused by A blood cancer, B HTLV-3, C bacterium and D है TMV। तो एड्स इज़ कॉज्ड बाई कैसे होता है? तो यहाँ पे हमारे पास जो 8 है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? HTLV-3। ओके, ब्लड कैंसर से नहीं होता है, बैक्टीरियम से भी नहीं होता है, होता तो ये HIV वायरस से है, और TMV तो टोबैको मोज़ैक वायरस, इससे भी नहीं होता। नाउ 9 है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर प्रोटीन दैट शो, ऑप्शन है डैश है स्ट्रक्चर, A प्राइमरी, B सेकेंडरी, C टर्शरी एंड D है क्वार्टरनरी। तो यहाँ पे देखिए प्रोटीन्स के आपको स्ट्रक्चर आपने पढ़े होंगे कि प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन में, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, टर्शरी स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे वही पूछा जा रहा है कि जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं ये भी एक टाइप ऑफ प्रोटीन है, तो ये किस तरह का स्ट्रक्चर शो करती हैं? तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ, ये क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर शो करती हैं। और अगेन हमारे पास ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। नाउ 10th हम लोग देख लेते हैं। 10th है हमारे पास, आफ्टर इन्फेक्शन ऑफ जर्म्स इम्यूनिटी एक्वायर्ड इज। जब हमारी बॉडी में किसी जर्म का इन्फेक्शन हो जाता है तो हमारी बॉडी कौन सी इम्यूनिटी को एक्वायर कर लेती है? A एक्टिव इम्यूनिटी, B पैसिव इम्यूनिटी, C नेचुरल इम्यूनिटी एंड D बोथ A एंड B। तो देखिए इसके बारे में बहुत सारी बातें मैं बता चुकी हूँ, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे जब हमारी बॉडी में किसी भी जर्म का इन्फेक्शन हो जाएगा, सपोज कोई बीमारी हो जाएगी, तो उसके बाद हमारी बॉडी एक्टिव इम्यूनिटी को एक्वायर करेगी। ओके, नाउ 11 जो है हमारे पास, स्टडी ऑफ इंटरैक्शन ऑफ एंटीजेंस एंड एंटीबॉडी इन द ब्लड इज। इसकी स्टडी क्या कहते हैं? A क्रायोबायोलॉजी, B सीरोलॉजी एंड C हेमाटोलॉजी एंड D है आपका एंजियोलॉजी। तो देखिए यहाँ पे जो हम लोग एंटीजन एंड एंटीबॉडी के इंटरैक्शन की स्टडी करते हैं वो कहलाती है हमारी सीरोलॉजी। तो सीरोलॉजी में इसको अध्ययन किया जाता है। 12 है, पीपल एडमिनिस्टर्ड विथ परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज गेट A एक्टिव इम्यूनिटी, B इनेट इम्यूनिटी, C ऑटो इम्यूनिटी, D नेचुरल इम्यूनिटी एंड E है पैसिव इम्यूनिटी। तो कह रहे हैं, पूछा जा रहा है कि जब लोगों में एंटीबॉडी एडमिनिस्टर की जाती है, परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ को एडमिनिस्टर कर दिया जाता है, तो उनको किस तरह की इम्यूनिटी आ जाती है? तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है 12 का, वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 12 का यहाँ पे पैसिव इम्यूनिटी। ओके, पैसिव इम्यूनिटी। तो देखिए होता क्या है फ्रेंड, जैसे कि स्नेक वेनम वगैरह होता है वो भी यूज़ किया जाता है, उससे भी बहुत सारी जो है एंटीबॉडीज़ बनाई जाती हैं। ओके, और यहाँ पे हमारे पास जो है जो 13 है वो क्या है? एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस्ड बाय। तो एंटीबॉडीज़ कैसे प्रोड्यूस होती हैं? A एरिथ्रोसाइट्स, B थ्रोम्बोसाइट्स, C मोनोसाइट्स एंड D है लिम्फोसाइट्स। तो अब आपको पता है यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 13 का वो D हो जाएगा कि जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो लिम्फोसाइट से प्रोड्यूस होती हैं। नाउ तो एरिथ्रोसाइट्स तो है नहीं, थ्रोम्बोसाइट्स है, मोनोसाइट्स ये दोनों नहीं हैं। तो मोनोसाइट्स यहाँ पे आपकी वाइट बीसीज में आती हैं और एरिथ्रोसाइट्स आपकी आरबीसीज में आ जाती हैं। नाउ थ्रोम्बोसाइट्स होती हैं जो प्लेटलेट्स वगैरह में होती हैं। तो चलिए 14 क्या है? विच सेल ऑफ द इम्यून सिस्टम कॉज स्पोर फॉर्मेशन एट द सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। A हेल्पर टी सेल्स, B किलर टी सेल्स, C सप्रेसर टी सेल्स एंड D है हमारे पास यहाँ पे B सेल्स। तो देखिए फ्रेंड हमारे पास जो है अब यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका कौन सा हो जाएगा वो देख लेते हैं। तो 14 का हमारे पास B यानी जो किलर टी सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके सरफेस पर पोर या छेद जो बनाती हैं। ओके, पोर या फिर आप ये क्या करती हैं? पोर का फॉर्मेशन करती हैं। नाउ अब यहाँ पे हमारे पास जो है जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा उसको देख लेते हैं फ्रेंड। एक मिनट। नाउ यहाँ पे हमारे पास जो 15 है वो क्या है? ये है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज़ नॉट इन्वॉल्व इन द इलिसिटेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड हमारे पास जो ऑप्शन यहाँ पे आपका A जो है वो ब्रेन है,
बी, हाँ बी लिम्फ नोड्स हैं। सी यहाँ पे हमारे पास स्प्लीन है फ्रेंड, लेकिन वो दिख नहीं रहा है। ओके, तो सी यहाँ पे दिख नहीं रहा है। और जो डी है आई गेस थाइमस है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन है जितने उतने से मैं बता सकती हूँ कि यहाँ पे कौन सा इन्वॉल्व नहीं होता है। नॉट इन्वॉल्व पूछा गया है ना, तो ब्रेन जो हमारा होता है वो इम्यून रिस्पॉन्स के एलिसिटेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है, इम्यून रिस्पॉन्स के लिए इन्वॉल्व नहीं होता है। नाउ 16th है हमारे पास, people who are at the high risk of getting HIV इन्फेक्शंस। ऐसे लोग जिनमें कि HIV इन्फेक्शन हो सकता है, ये जल्दी हो सकता है, जो हाई रिस्क पर हैं, वो कौन है? ए, इंडिविजुअल्स हु हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स। बी, ड्रग एडिक्ट्स हु टेक्स ड्रग इंट्रावेनसली। एंड सी, इंडिविजुअल्स हु रिक्वायर रिपीटेडली ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स। एंड डी, ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हैं बिल्कुल सही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे इंडिविजुअल्स जिनके कई सारे पार्टनर्स होते हैं, वो उनको भी हो सकता है। अगर किसी को ये डिज़ीज़ है और कोई छुपा रहा है, नहीं बता रहा है, तो फिर उसने जो है अगर किसी और के साथ कुछ रिलेशन में किया तो फिर उसको भी हो जाएगा। तो कई सारे पार्टनर्स जो है जो लोग रखते हैं। फिर दूसरा क्या है, जो लोग ड्रग्स लेते हैं। ओके, तो ड्रग्स को इंट्रावेनसली लेने पे इंजेक्शंस वगैरह जो यूज़ करते हैं, एक ही इंजेक्शंस को, सपोज़ किसी पर्सन को एड्स है, HIV है, तो उसने जो है इंजेक्शन या नीडल का यूज़ किया ड्रग लेने में, फिर उसके फ्रेंड ने भी कर लिया, कई लोगों ने शेयर कर लिया, तो उससे सबके ब्लड में वो वायरस पहुँच जाएगा। फिर है कि इंडिविजुअल्स हु रिक्वायर रिपीटेडली ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब होता है तो उसके थ्रू भी ये वायरस जा सकता है, तो जिनको बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है तो उसमें भी रिस्क होता है। नाउ चलिए 17th है हमारे पास, एंटीबॉडीज रिजेंबल विच ऑफ द फॉलोइंग शेप। ए, एक्स, बी, वाई, सी, जी एंड डी है ओ। तो आप लोगों ने देखा ही एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से होता है, तो ये कौन सा शेप है? वाई शेप है। 18th है हमारे पास, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मार्कर एंजाइम इन द क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ प्रोस्टेट कैंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड। ए, एमाइलेज। बी, एल्कलाइन फॉस्फेट। सी आपका है गामा GT-पेज। एंड डी, एसिड फॉस्फेटेज। तो देखिए यहाँ पे मैं इसका आंसर बता देती हूँ, आप लोग इसको लर्न कर लीजिएगा। तो यहाँ पे 18 का जो आंसर है वो हो जाएगा हमारे पास एसिड फॉस्फेटेज। एसिड फॉस्फेटेज जो एंजाइम होता है वो एक मार्कर एंजाइम की तरह काम करता है। नेक्स्ट हमारे पास है 19। कह रहे हैं, ये पूछा जा रहा है कि व्हेन एन अपेरेंटली हेल्दी पर्सन इज डायग्नोज्ड एज अनहेल्दी बाय साइकेट्रिस्ट, द रीज़न कुड बी दैट। कह रहे हैं कि जब एक हेल्दी दिखने वाला पर्सन, जो एक पर्सन को आप देख रहे हैं, मिल रहे हैं, जिससे कि वो आपको बिल्कुल हेल्दी दिख रहा है, हंस रहा है, बोल रहा है, कुछ भी उसको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब वो साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है तो वो उसको अनहेल्दी बताते हैं। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? तो यहाँ पे ए है, द पेशेंट वॉज नॉट एफिशिएंट एट his work. B, the patient was not economically prosperous. C, the patient shows behavioral and social maladjustment. D, he does not take an interest in sport. तो देखिए आप सभी लोग समझ गए होंगे इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा। वो यहाँ पे सी है, यहाँ पे कि ये जो पेशेंट है वो, उसका जो बिहेवियर है वो क्या कर रहा है, वो सोशली एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, मैल एडजस्टेड है। ओके, अच्छा बिहेवियर नहीं कर रहा है। देखने में अगर वो खड़ा है और आप उसको देखने में कोई भी हैंडीकैप्ड नहीं है, कुछ नहीं है, तो लेकिन फिर भी उसका जो बिहेवियर जब सोशल सामाजिक रूप से देखा जाए या जब वो लोगों के बीच में होता है, अपना भी एक्शन शो करता है, तो वो मैल एडजस्टेड एक्शन होता है। 19 देख लेते हैं। 19 है यहाँ पे, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ, सॉरी 20 है यहाँ पे, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यू ऑर्गन्स टू दी सेम सर्टेन पेशेंट ऑफन फेल ड्यू टू रिजेक्शन ऑफ सच टिश्यू ऑर्गन्स बाय द पेशेंट। कह रहे हैं जब ट्रांसप्लांट होता है किसी भी टिश्यू का या ऑर्गन का किसी भी पेशेंट में, ठीक है, तो वो रिजेक्शन की वजह से फेल हो जाता है। विच टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच रिजेक्शंस। तो बहुत अच्छा है फ्रेंड, स्टार क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट, जो पहले तो हम लोग क्वेश्चन का ऑप्शन देख लेते हैं। ए, ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स। बी, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। सी, फिजियोलॉजिकल इम्यून रिस्पॉन्स। एंड डी, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स।
तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 19 का, वो क्या हो जाएगा, वो 19 का हमारे पास हो जाएगा फिजियोलॉजिकल इम्यून रिस्पॉन्स। ओके, जो रिजेक्शंस होते हैं वो फिजियोलॉजिकल इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से होते हैं, ऑटो इम्यून की वजह से नहीं होते हैं, ह्यूमोरल की वजह से नहीं होते जिसमें बी सेल्स आती हैं। ओके, उसकी वजह से नहीं होते हैं। जो बी सेल्स होती हैं फ्रेंड, वो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती हैं, याद रखिएगा, बी सेल्स ही एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती हैं और टी सेल्स नहीं करती हैं। नाउ सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स नहीं है, तो फिजियोलॉजिकल इम्यून रिस्पॉन्स है ये। 21 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन्स आर इंजेक्टेड टू बेबीज़ एट द एज ऑफ 1.5 यानी 1.5 साल पे, फिर 2.5 2.5 साल पे, एंड सॉरी 1.5 ये मंथ्स में दिया हुआ है ना, तो ये क्या है 1.5 मंथ पे, और 2.5 2.5 मंथ पे, एंड 3.5 मंथ्स। ओके, 3.5 मंथ पे कौन कौन सी वैक्सीन दी जानी चाहिए। तो ए है यहाँ पे डीपीटी, फिर हेपेटाइटिस बी एंड पोलियो, फिर बी है आपका पोलियो एंड बीसीजी, सी बीसीजी एंड डीपीटी हिब, एंड आपका जो है वो बीसीजी एंड हेपेटाइटिस बी, एंड ई है पोलियो एंड डीपीटी हिब बी। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है, ये आपको याद कर लेना है, आप याद कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डीपीटी हिब बी एंड पोलियो। ये आपको जो है इस मंथ की ड्यूरेशन पे देना है बेबीज़ को, छोटे बच्चों को। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड, अब हमारे पास जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दी प्रोटीन अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो है प्रोटीन अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, इसके बारे में बात की जा रही है। इज़ यूज टू ट्रीट द डिज़ीज़, किस डिज़ीज़ को ट्रीट करने के लिए ये काम में आती है। तो देखिए फ्रेंड, हमारे पास जो ऑप्शन है वो है ए कैंसर, बी रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सी अल्जीमर्स डिजीज़, एंड डी है एम्फीसीमा, एंड ई है एडीए डिफिशियंसी डिजीज़ इन चिल्ड्रन। फ्रेंड, ये मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया हुआ है, ठीक है, आप वो लेक्चर भी ज़रूर देखिएगा, वो भी बहुत अच्छा है। बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने बताया था एक टेबल कह रही हूँ, कुछ मैंने प्रोटीन्स के बारे में बताया था और उनके बारे में बताया था कि ये किस किस चीज़ों के लिए यूज़ होती हैं। तो उससे मैंने अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन भी बताया था, और ये किसके लिए यूज़ होती है, एम्फीसीमा के लिए यूज़ होती है। ओके, अब यहाँ पे फ्रेंड मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो वैक्सीन्स होती हैं उसके बारे में मैं आपको बता दूं। देखिए, जो वैक्सीन या इम्यूनाइजेशन होता है, ठीक है, इसका जो प्रिंसिपल होता है किस पे बेस्ड होती है, कैसे जो वैक्सीन होती है कैसे काम करती है, ये जो है मेमोरी, जो इम्यून सिस्टम होती है उसकी मेमोरी पे बेस्ड होती है। ओके, तो वैक्सीन में क्या करते हैं, वैक्सीन में जो पैथोजेंस होते हैं वो इनएक्टिवेटेड होते हैं या वीक होते हैं। ओके, वीक पैथोजेंस होते हैं। तो ये क्या होता है, ये बॉडी में वैक्सीन के थ्रू डाल दी जाती है। फिर अब जब वैक्सीन में जो पैथोजन है जो वीक हैं और इनएक्टिवेटेड हैं, ठीक है, वो ब्लड में जा रहे हैं, तो हमारा जो ब्लड है, जो सेल्स होंगी क्या प्रोड्यूस करेंगी, वो जो है एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होगी हमारी बॉडी में, क्योंकि हर एंटीजन के अगेंस्ट क्या प्रोड्यूस होती है बॉडी में, एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है। तो ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी। देन उसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पे आगे जो है जा कर के इसका वर्क स्टार्ट हो जाएगा या फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। नाउ ये जो वैक्सीन्स होती हैं ये मेमोरी बी सेल्स और टी सेल्स को भी जनरेट करती हैं, जिससे कि पैथोजन को जल्दी से पहचान सकें। तो जो वैक्सीन होती है फ्रेंड, वो क्या होती है, ये जो है हमारी बॉडी में एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करती है कि एंटीबॉडी पैदा करे। ओके, नाउ अब बहुत सारी वैक्सीन आजकल आ गई हैं, जिसमें कुछ जो होती हैं जैसे कि फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन्स होती हैं, और नाउ सेकेंड जनरेशन वैक्सीन्स होती हैं, जैसे कि आपकी जो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है। देखिए यहाँ पे ये जो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है, ये वैक्सीन जो है ये सेकेंड जनरेशन की वैक्सीन है। और आपकी हर्पीज़, ओके, हर्पीज़ की जो वैक्सीन आती है, निमोनिया की जो वैक्सीन होती है, न्यूमोनिया के लिए भी वैक्सीन लगती है बच्चों को निमोनिया से बचाने के लिए, ये सारी क्या होती हैं, ये सारी सेकेंड जनरेशन वैक्सीन्स होती हैं। ओके, तो हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज़ कर भी बनाई जाती है। नाउ सिंथेटिक वैक्सीन्स होती हैं जो थर्ड जनरेशन वैक्सीन्स बोली जाती हैं।
तो ये जो वैक्सीन्स होती हैं नाउ ल्यूकोमिया वायरस के लिए यूज़ होती हैं। तो अब यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स के बारे में बताना चाहती हूँ। तो यहाँ पे देखिए बी लिम्फोसाइट्स क्या हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, इनके बारे में भी समझ लीजिए। नाउ जो बी लिम्फोसाइट्स हैं एंड टी लिम्फोसाइट्स हैं, तो ये सबसे पहले जो बी लिम्फोसाइट्स होती हैं ये आपकी कहाँ पे ओरिजिन होती हैं, ये जो है हमारी बोन मैरो में ओरिजिन होती हैं। ओके, बोन मैरो, ये जो हमारी बोन्स में मैरो भरा होता है वो क्या होता है, बोन मैरो होता है। और जो टी लिम्फोसाइट्स होती हैं ये भी बोन मैरो में ही होती हैं। तो इसके लिए भी मैं यहाँ पे BM लिख देती हूँ, ये भी बोन मैरो में ही ओरिजिनेट होती हैं। और लेकिन जो बी लिम्फोसाइट्स होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रही हूँ फ्रेंड, इसको ध्यान दीजिएगा। जो बी लिम्फोसाइट्स होती हैं ये, इसको कहा जाता है बर्सा ऑफ फैब्रिशियस ऑफ मैरो। यहाँ पे मैं फिर से लिख देती हूँ, बर्सा ऑफ फैब्रिशियस ऑफ मैरो। ओके, ये इसमें मैच्योर होती हैं जो बी लिम्फोसाइट्स होती हैं। और जो आपकी टी लिम्फोसाइट्स होती हैं वो थाइमस में मैच्योर होती हैं। ओके, थाइमस, ये थाइमस जो ग्लैंड होती है उसमें मैच्योर होती हैं। नाउ अब यहाँ पे देखिए जो बी लिम्फोसाइट्स होती हैं वो जब भी कोई एंटीबॉडी ओके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इंसर्ट की जाती है, ठीक है, तब ये हाईली स्पेसिफिक भी होती हैं। और एंटीबॉडीज़ जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इंसर्ट की जाती हैं ये वो होती हैं। नाउ और ये जो टी लिम्फोसाइट्स होती हैं ये कहाँ पे मतलब ये इनका रिसेप्टर कहाँ होता है, कैसे क्या करती हैं, ये जो है सरफेस रिसेप्टर जो होते हैं वो, और लेकिन ये एंटीबॉडी से डिफरेंट होती हैं। सरफेस रिसेप्टर की तरह होती हैं बट एंटीबॉडी से डिफरेंट होती हैं। ओके, और जो बी लिम्फोसाइट्स होती हैं वो प्लाज्मा सेल्स होती हैं। ओके, प्लाज्मा सेल्स जो होती हैं वो बी लिम्फोसाइट होती हैं। नाउ जो आपकी टी लिम्फोसाइट्स होती हैं साइटोटॉक्सिक, हेल्पर एंड सप्रेसर टी सेल्स होती हैं। तो टी लिम्फोसाइट्स में कौन सी आ हो गई, साइटोटॉक्सिक। नाउ दूसरी होती हैं हेल्पर टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स होती हैं। और क्या होती हैं आपकी, सप्रेसर टी सेल्स भी होती हैं, सप्रेसर टी सेल्स भी होती हैं। और आपका जो बी लिम्फोसाइट्स हैं वो ह्यूमोरल एंटीबॉडी प्रोवाइड करती है। ओके, यानी कि इसकी जो टाइप ऑफ इम्यूनिटी है वो क्या है, ह्यूमोरल है। और जो टी लिम्फोसाइट है इसकी टाइप ऑफ इम्यूनिटी क्या है, सेल मीडिएटेड। ओके, और इसका सिक्रेटरी प्रोडक्ट यानी ये क्या सिक्रीट करती हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी सिक्रीट करती हैं। तो जो बी लिम्फोसाइट्स होती हैं वो एंटीबॉडी सिक्रीट करती हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि एंटीबॉडी का सिक्रीशन कौन करता है तो आप बताएंगे बी लिम्फोसाइट्स। और जो टी लिम्फोसाइट्स होती हैं ये लिम्फोकाइंस को प्रोड्यूस करती हैं। ओके, ये लिम्फोकाइंस का प्रोडक्शन करती हैं। नाउ अब अगर हम लोग फंक्शन की बात करें तो जो बी लिम्फोसाइट्स हैं ये बैक्टीरिया और वायरस के अगेंस्ट इम्यूनिटी देती हैं। और जो टी लिम्फोसाइट्स होती हैं ये जितनी भी आपकी जो वायरस इन्फेक्टेड जो लाइसिस होती है यानी अपघटन होता है, और जो कैंसर सेल्स होती हैं वो जैसे कि आपका वायरस, फंजाई, इनके अगेंस्ट जो इम्यूनिटी होती है वो, और जो आपकी बी सेल जो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है उसमें, तो ये सारी चीज़ों को ये देखती हैं। नाउ अब यहाँ पे देखिए जो लाइफ स्पैन जो होता है बी लिम्फोसाइट्स का बहुत ही कम होता है और टी लिम्फोसाइट्स का बहुत ही लॉन्ग होता है। ओके, तो यहाँ पे फ्रेंड ये जो सारी चीज़ें ये आपको पता चल गई। नाउ इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी मैंने बता ही दी थी आपको, तो ये भी मुझे बताना था, ये मैंने बता दिया है। ओके, नाउ आपकी जो है बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, और जो आप लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं तो उसमें आप लोग पढ़ते रहिएगा। प्लस ये जितने भी क्वेश्चंस, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे देने हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो सारे मैं आपको दूंगी। आप लोग देखते रहिए, बने रहिए, और बिल्कुल भी प्रिपरेशन को ढीला मत करिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।